देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स है जो वैसे ही इंडिया के फेवर में न्यूज़ नहीं देता है। उसने ये रिपोर्ट जारी की है जिसमें पोल खोली है कि कितनी न्यूज़ एजेंसियां हैं इंडिया में जो चाइना से पैसे लेके एंटी इंडिया काम कर रही हैं। तो ये इंडिया की रिपोर्ट नहीं है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। इसने पोल खोली है जिसमें से एक न्यूज़ पोर्टल का नाम दिया है न्यूज़ क्लिक। न्यूज़ क्लिक ने 38 करोड़ रुपए लिए हैं चाइना से और एंटी इंडिया बातें उसने अपने पोर्टल पे, अपने न्यूज़ वेबसाइट पे और इधर-उधर ट्विटर पे सब जगह उसने डाली हैं। न्यूज़ क्लिक में काम करने वाले व्यक्ति का एक व्यक्ति जो प्रोमिनेंट है, जो ट्विटर पे बहुत दिखते हैं, उनका नाम है अविसार शर्मा, ठीक है ना? तो अविसार शर्मा जैसे लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाते हैं चाइना से पैसा लेके। तो इन सब लोगों से बचने की ज़रूरत है, ऑथेंटिक न्यूज़ फॉलो करने की ज़रूरत है आप लोगों को। और इसमें नेक्स्ट आया है आपका अमिड कंसर्न लोकसभा पासिस डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल। तो इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन है ना, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इसको अमेंड करने की थोड़ी सी बात चल रही है। और जो पुट्टास्वामी जजमेंट था 2017 का, जो आपका राइट टू प्राइवेसी है उसको फंडामेंटल राइट बनाता है। पुट्टास्वामी जजमेंट 2017 से ही आपका राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बनाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और अभी जब ये पास हो जाएगा आपका राज्यसभा से तो इस पर डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगी, तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल चीज़ें बताऊंगा। कल राज्यसभा में बहुत ही धमाल मचा है दोस्तों। जो कि आम आदमी पार्टी के एमपी हैं राघव चड्ढा, उन्होंने फर्जी साइन करके एक मोशन सबमिट कर दिया पास करवाने के लिए, तो उनको बहुत रगड़ा गया वहां पे। और राज्यसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल पास हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देके कर दिया था कि जो सर्विसेज हैं, जो जैसे सिविल सर्विसेज हैं और छोटी मोटी जो सर्विस हैं, उनकी ट्रांसफर करने की पावर अब दिल्ली गवर्नमेंट के पास रहेगी। ठीक है, आपको तो पता ही है सुप्रीम कोर्ट किस तरह से हमारा काम कर रहा है आज के टाइम में। और उसको ही नेग्लेक्ट करने के लिए जैसे ही ये आया था ना, तो उन्होंने विजिलेंस डिपार्टमेंट के, आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने विजिलेंस डिपार्टमेंट के कई अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया था। और विजिलेंस डिपार्टमेंट उस समय आबकारी नीति, मतलब जो शराब घोटाला था ना, उसको देख रहा था। और जो उनका जो घर है, घर कहते हैं उसको, शीश महल जो बनाया है, उसकी फाइलें उसके पास थी, विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास। तो रात को 2-2 बजे जाके उन्होंने फाइलें इधर उधर करी थी ट्रांसफर करने के बाद। तो इससे बचने के लिए कि फाइलें पूरी खत्म ना हो जाएं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पास करवा दिया था गवर्नर के थ्रू। तो उसी ऑर्डिनेंस को बिल बनाने के लिए दिल्ली सर्विसेज बिल आया था। तो इसी बिल को रोकने के लिए केजरीवाल जो है पूरी इंडिया में सारी भ्रष्ट पार्टियों के साथ, जिनको वो गाली दे दे के सत्ता में आए थे, उन सारी भ्रष्ट पार्टियों के साथ मिल रहे थे और उनके साथ संबंध अच्छे कर रहे थे कि भैया ये बिल कैसे भी करके पास नहीं होना चाहिए। बार बार बोल रहे थे कि ये बिल 2024 का सेमीफाइनल होगा। अगर ये बिल पास हो गया तो हम ये समझ लो सेमीफाइनल मैच हार गए 2024 के चुनाव का। तो दोस्तों ये बिल पास हो चुका है। अब वो पावर्स दोबारा से, अब जैसे ही प्रेसिडेंट इस पर हस्ताक्षर करेंगे, वो पावर्स दोबारा से ट्रांसफर करने की पावर्स आ जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो यही होता है दोस्तों, अगर इस तरह की पावर्स भ्रष्ट पार्टियों के हाथ में आ जाती हैं तो वो ट्रांसफर कर करके लोगों से पैसा भी बहुत कमाते हैं कि हम तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ पे करवा देंगे, 10 लाख रुपए दे दो। इस तरह की चीजें सरकार में बहुत होती हैं, ठीक है कि नहीं? तो अगर केजरीवाल जैसा आदमी होता तो वो तो परेशान करके रख देता। देखो, लोकसभा ने मीडिएशन बिल पास कर दिया है। मीडिएशन बिल होता है कि दो पार्टियों में मीडिएशन चल रहा है, तो वो ऐसा नहीं हो कि 3 साल तक मीडिएशन ही चलता रहे आपके बीच में, नहीं। उसको टाइम लिमिट सेट कर दी गई है कि 180 दिन के अंदर मीडिएशन खत्म हो जाना चाहिए। और मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया सेट करी गई है ना, विच वुड बी अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी। मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी के तौर पर सेट की गई है। तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है, मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया आपकी स्टेचुटरी बॉडी है या नहीं है? तो कह देना कि हाँ, ये स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक है, मीडिएशन बिल से इसको स्टेब्लिश किया गया है, ध्यान रखना ये चीज। साथियों, अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखो, 1916 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में मिलेगा। ठीक है, ये समझ लीजिए कि सुंदरबन डेल्टा है, वहां पे चिड़ियाएं बहुत थी, तो जंगलों में चिड़ियाएं बहुत थी, तो हेडक्वार्टर वहीं सेट कर दिया आपने 1916 में। ठीक है, एंड इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। एक संविधान कह रहा हूँ, एक लॉ के तहत, पार्लियामेंट के लॉ के तहत इसको बनाया गया है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज।
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। तो एक तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्लस इसमें यह बताया गया है कि इंडिया में 1353 बर्ड की स्पीसीज मिलती हैं, ठीक है ना। 1353 बर्ड स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया, और ये टोटल बर्ड होती हैं 12.4% ऑफ द ग्लोबल बर्ड। वर्ल्ड में जितनी भी बर्ड्स मिलती हैं उसकी 12.4% इंडिया में पाई जाती हैं, और केवल 1353 में से 78 बर्ड इंडिया की हैं एंडेमिक, मतलब 5% बेसिकली बर्ड्स हैं इंडिया में जितनी भी हैं वो एंडेमिक पाई जाती हैं, बाकी की इधर उधर से कहीं से उड़ उड़ा के आ जाती हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, 78 बर्ड्स हैं जो कि केवल एंडेमिक हैं, जो 5% ऑफ टोटल बर्ड्स फाउंड इन इंडिया है, और इंडिया में 1353 जो बर्ड पाई जाती हैं वो 12.4% ऑफ ग्लोबल बर्ड पॉपुलेशन है। ये चीज ध्यान रखना। और कुछ बर्ड्स के इसमें नाम दिए हैं तो वो मैं आपको बता देता हूं। एक है मणिपुर बुश क्वेल, ये है आपकी इंडेंजर्ड स्पीसीज। दूसरी है हिमालयन क्वेल, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। देखो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज को पूछने के बहुत चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो हिमालयन क्वेल आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एक है जेरडॉन कोर्सर, जेरडॉन कोर्सर है आपका, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ओके, नेक्स्ट इसमें स्पीसीज दे रखी है मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार कोस्ट पे ये पाई जाती है। मालाबार मतलब आपका वेस्टर्न घाट, बेसिकली उस रीजन में हॉर्नबिल पाया जाता है। प्लस हॉर्नबिल आपका नॉर्थ ईस्ट में भी पाया जाता है, तो हॉर्नबिल के नाम पे एक फेस्टिवल भी नॉर्थ ईस्ट में मनाया जाता है नागालैंड में, जिसको हम हॉर्नबिल फेस्टिवल बोलते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। एक और बर्ड स्पीसीज दे रखी है इसमें मालाबार पारकीट, मालाबार पैराकीट बेसिकली। नेक्स्ट है एशाम्बू लाफिंग थ्रस्ट, अशाम्बू लाफिंग थ्रश, व्हाइट बिल्ड शो शोलाकिल शोलाकिली ऐसे करके ये सब नाम है, ये देख लेना आप। और ये चीज ध्यान रखना, 5% बर्ड स्पीसीज ही इंडिया में जो पाई जाती हैं वो नेटिव हैं, मतलब इंडिया की खुद की हैं, जो कि 78 हैं, ठीक है। देखो एक मटेरियल आया है LK99, इसको आप लोग लिख लेना, LK99 है क्या मटेरियल, ठीक है। तो ये एक रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिंग मटीरियल बना दिया गया है, ये किया है साउथ कोरिया के साइंटिस्ट ने। ओके, तो देखो सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को कोई मटेरियल ट्रांसफर कर रहा है तो उसमें लॉस अगर जीरो होगा तो वो आपका सुपर कंडक्टर कहलाता है। तो सुपर कंडक्टिविटी अब तक जो बनाई गई है वो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स पे और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स पे अभी तक पाई गई है, ठीक है कि नहीं। और बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्लेम किया है कि नहीं हमने देखो रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर मटेरियल बना लिया है, लेकिन जब एक्चुअल में उनको वो टेस्ट करते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है, कई बार न्यूज आती है, लेकिन अभी साउथ कोरिया के लोगों ने फिर से एक नया क्लेम कर दिया है कि हमने नया मटेरियल LK99 बना लिया है, जो रूम टेम्परेचर पे और एम्बियंट प्रेशर, मतलब जो नॉर्मल प्रेशर होता है एयर प्रेशर, उस पे ही ये आपका सुपर कंडक्टर का काम करेगा। ओके, और इसकी जो एबिलिटीज हैं वो ब्रैडीन कूपर श्रिफर्स थ्योरी के उस पर बेस की जाती हैं, ये चीज ध्यान रखना। और ये LK99 जो मटेरियल है, और इसका नाम इन्होंने रखा है कॉपर सब्सटीट्यूट लेड एपेटाइट, APATITE। तो कॉपर सब्सटीट्यूटेड लेड एपेटाइट इसका नाम रखा गया है। तो एपेटाइट का मतलब ग्रीक गॉड होता है टू डिसीव, मतलब धोखा देने वाले गॉड का नाम एपेटाइट होता है, ध्यान रखना। तो साइंटिस्ट लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं, तो इसके नाम में ही धोखेबाजी है, तो ये कैसे मटेरियल रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर हो सकता है, तो ये फर्जी भी हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं लोग। तो ये चीज ध्यान रखना, LK99 एंड बार्डीन कूपर श्रिफर थ्योरी, ठीक है। तो ये फीचर्स बताती है कि सुपर कंडक्टर्स के क्या होने वाले हैं। देखो दोस्तों, अभी जो G7 की समिट हुई है आपकी हिरोशिमा में, तो उसी से रिलेटेड एक क्विज आई है आपकी। तो जो एटम बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा, है ना, एम्ड स्ट्रेट फॉर, मतलब जो हिरोशिमा में बम गिरना था तो वो कहाँ पे गिरा था, मतलब उस एग्जैक्ट जगह का नाम क्या था, उसका नाम था एओई ब्रिज, AIOI, एओई ब्रिज उसका नाम था, उस ब्रिज पे इसको गिराया गया था। दूसरा, एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है B-29 एयरक्राफ्ट, है ना, ये एक फोटोग्राफी इक्विपमेंट लेके गया था, तो इस एयरक्राफ्ट का नाम था नेसेसरी इविल, है ना, इसका नाम ये रखा गया था। प्लस
हिरोशिमा में जो बॉम्ब गिरा था उसका नाम लिटिल बॉय था, और नागासाकी में जो गिरा था उसका नाम फैट बॉय था। तो लिटिल बॉय एंड फैट बॉय नाम के दोनों बम्ब बम्ब के नाम रखे थे इन्होंने, है ना। न्यूक्लियर बॉम्ब्स के नाम क्या थे? लिटिल बॉय एंड फैट बॉय। ठीक है। और जापानीज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सुमाकू सुटोमू यामागुची लोगों को एज हिजी हिबाकुशा, मतलब जो लोग दोनों एक्सप्लोजन को सरवाइव कर गए थे उनका नाम ये रखा गया था, है ना। और प्लस दो सिटीज पे और बॉम्ब गिराने वाले थे अमेरिका के लोग, उनका नाम था कोकुआरा एंड निगाटा। हिरोशिमा नागासाकी के अलावा दो बॉम्ब गिरने वाले थे कहाँ पे? साथियों, ये एक्सरसाइज मालाबार अभी कंडक्ट हुई है सिडनी में, मतलब होगी 11 अगस्त से 21 अगस्त तक। सिडनी कहाँ पे पड़ता है आपका? ऑस्ट्रेलिया में पोर्ट सिटी है ये सिडनी। ओके। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपकी कैनबेरा है, CANBERRA, कैनबेरा। ओके। मालाबार एक्सरसाइज होती है क्वाड कंट्रीज के बीच में। 4 क्वाड कंट्रीज हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA। जैसे ही ये मालाबार एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तो जापान और USA अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद इंडिया एक और एक्सरसाइज कंडक्ट करेगा, उसका नाम है ऑस्ट्री इंड एक्स। ऑस इंड एक्स, बेसिकली AUSINDEX। तो ये भी आपकी बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज होगी, है ना। AUS मतलब ऑस्ट्रेलिया, IND मतलब इंडिया एक्सरसाइज, ध्यान रखना ये चीज। कंबोडिया के बारे में मैंने आपको बताया था। जो हुन सेन थे भाई साहब, वो 38 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बोले अब हम प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, अब हमारा लड़का प्राइम मिनिस्टर होगा, हुन मैनेट। ओके। तो हुन मैनेट आपका 4 स्टार जनरल था पहले, अब इसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। अब भी ये 40-50 साल फिर से प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, फिर ये रिटायर हो जाएंगे तो इनके बेटा फिर से आ जाएंगे। तो कंबोडिया की ये स्थिति है, ध्यान रखना ये चीज, है ना। तो हुन मैनेट कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? कंबोडिया के। हुन सेन जिन्होंने 38 साल के रूल के बाद रिटायर किया, वो कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे? तो ध्यान रखना, कंबोडिया के थे। देखो, कल मैंने आपको बताया था प्राइड मंथ, प्राइड फ्लैग, और प्राइड ये, प्राइड वो, प्राइड वीक, है ना। तो वो किसके लिए था? LGBTQI के लिए था वो, है ना। तो जब भी प्राइड से रिलेटेड रेनबो फ्लैग टाइप की चीजें दिखेंगी, वो समझ जाना आप, इन सब की बातें हो रही हैं। तो अब युगांडा ने नियम बना दिया। युगांडा एक अफ्रीका की कंट्री है, उसने बोला है कि जो भी ये सब नोटंकी करेगा हमारे यहाँ आके, उसको जो है डेथ पेनल्टी दे देंगे, खत्म कहानी। करके दिखाओ बोले यहाँ पे। जयपुर में एक आदमी की पत्नी थी मेयर। तो वो तो बोला मेरी पत्नी तो बन गई है मेयर, अब मैं क्या करूं? तो बोले मैं घूस खाता हूं। तो वो जो है घूस खाता था लोगों से, और रंगे हाथों पकड़ा गया। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखना कि कभी आप IAS IPS अधिकारी बन जाओ, या आपकी वाइफ IAS IPS अधिकारी हो, आप सोचो घूस घूस खवा लें, तो ऐसा मत करना, ठीक है ना। नाक अलग कट जाती है और तुम्हारा जो है जिंदगी अलग खराब हो जाती है, ठीक है ना। तो इनको सस्पेंड कर दिया गया, मेयर मेयर मैडम को। देखो, नाइजर के बारे में मैंने आपको बताया है, इतने दिन से मैं बता रहा हूँ। नाइजर में कूप हुआ है, मिलिट्री रूल आ गया है, और नाइजर ने कैसे फ्रांस की एम्बेसी को अटैक कर दिया था, नाइजर कैसे रशिया के सपोर्ट में आ गया, ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। नाइजर की कैपिटल नियामे मैंने आपको बताई थी। अब इसी पे बेस्ड क्विज आई है एक, नाइजर पे बेस्ड, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, नेम द ज्योग्राफिकल फीचर। ऐसा ज्योग्राफिकल फीचर का नाम बताओ जहां पे जो है, जिसमें 2 कंट्रियों के नाम पड़े हैं, उस पे नाइजर एंड नाइजीरिया। तो एक रिवर है नाइजर रिवर, उसी के नाम पे इन दोनों कंट्रीज के नाम पड़े हुए हैं, ध्यान रखना ये चीज। प्लस दिस प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम एथनिक ग्रुप कंस्टिट्यूट मेजोरिटी इन नाइजर, और लार्जेस्ट मेजोरिटी इन नाइजीरिया। तो ऐसे कौन से मुसलमान उसके लोग हैं, ट्राइब टाइप के, जो नाइजीरिया और नाइजर में मेजोरिटी पॉपुलेशन में है? तो वो है हौसा। हौसा ट्राइब, अगर ये ऐसे भी पूछ सकता है, हौसा ट्राइब कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? तो नाइजर नाइजीरिया रीजन में पाई जाती है। नाइजर रिवर आपसे पूछ सकता है कहाँ पे है, तो ये अफ्रीका में है, वेस्टर्न अफ्रीका में बेसिकली, और आपका नाइजर नाइजीरिया के पास है। अब ये दोनों कंट्रियां कॉलोनी हुआ करती थी। नाइजर कॉलोनी किस कंट्री की थी ये पूछ सकता है, तो फ्रेंच कॉलोनी थी नाइजर। और नाइजीरिया किसकी कॉलोनी थी? तो नाइजीरिया आपकी ब्रिटिश कॉलोनी थी। मतलब ऊपर फ्रेंच रूल कर रहे थे और नीचे ब्रिटिश रूल कर रहे थे। और इन दोनों को कंट्रियों को सेम ईयर में आजादी मिली थी, वो थी 1960 में। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो मेन एक्सपोर्ट फ्रॉम नाइजर क्या है? नाइजर का मेन एक्सपोर्ट क्या है? नाइजर में यूरेनियम के बहुत भंडार हैं। तो फ्रांस क्या करता था, नाइजर से यूरेनियम को माइन करता था,
है ना, उनके जो लीडर्स थे उनको पैसे खिला के अपने यहाँ ले जाके न्यूक्लियर पावर से और अपने शहरों में बिजली देता था। तो इसी बात से नाइजर के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा भी थे, इसीलिए उन्होंने फ्रांस की एम्बेसी को अटैक भी किया था। तो ये चीज ध्यान रखना। और नाइजर एंड नाइजीरिया आर फाउंडिंग मेंबर ऑफ रीजनल मल्टीलेटरल ग्रुप है, इसका नाम है ECOWAS, द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। तो ये ध्यान रखना, ये वेस्ट अफ्रीका में आते हैं। तो ये चीज है, तो इसको ध्यान रखना आप लोग। देखो, FATF ने अब रूल बनाने की कोशिश कर रहा है कि जो नॉन प्रॉफिट सेक्टर है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, NPO हो गए, है ना, ये सब ये टेरर फाइनेंसिंग का भी काम कर देते कभी कभी, है ना। देश में अशांति शांति फैलाने के लिए बेसिकली इनको बनाया जाता है, लेकिन इनका मेन काम होता है कन्वर्जन करना और अशांति फैलाना, टेरर एक्टिविटीज फैलाना। ठीक है, तो इस चीज को रोकने के लिए FATF जो है लॉ बनाने की, नियम बनाने की कोशिश कर रही है। तो FATF के बारे में जान लेते हैं। FATF स्टेब्लिश किया गया था 1989 में, 1989। और ये किस ग्रुप ने स्टेब्लिश किया था? इसको किया था G7 ग्रुप ने। प्लस इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया था? इंडिया ने इसको 2006 में ऑब्जर्वर की तरह ज्वाइन किया था। 2010 में फुल मेंबर बन गया था। तो ये चीज ध्यान रखना, 2010 में ये फुल मेंबर बना था इंडिया। कंट्रीज इसमें 39 टोटल मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें 37 तो देश हैं, प्लस 2 आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, प्लस आपका गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, बेसिकली GCC है ना। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। प्लस इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है, FATF का। ये चीज ध्यान रखना। ओके, देखिए, ये सिमिलर एंड आइडेंटिकल का मतलब पूछा है किसी ने। अब देखो, दो सेब हैं तो वो एक जैसे दिखते हैं, क्लियर है, तो वो सिमिलर हैं। ठीक है, दिखते एक जैसे हैं, लेकिन अगर आप उनकी डायमेंशंस चेक करोगे, कौन कहाँ से पिच का वैसा है, तो वो आइडेंटिकल नहीं निकलेंगे। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा। जैसे आपने दो पेंसिल खरीदी नटराज की, है ना, तो वो आइडेंटिकल होंगी शेप एंड साइज में, है ना, लेंथ में भी। ओके, तो आइडेंटिकल एंड सिमिलर में यही अंतर होता है। एक होता है एग्जैक्टली सेम, एक होता है सेम दिखने वाला। ओके, अगर दो आदमी खड़े हैं और एक आदमी और एक कुत्ता खड़ा है, तो वो सिमिलर, दो आदमी जो खड़े होंगे वो सिमिलर होंगे एक दूसरे के, है ना। आदमी और कुत्ता सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक जैसे दिखते नहीं है, क्लियर है। और दो ट्विन लोग खड़े हैं तो वो आइडेंटिकल हो सकते हैं, ट्विन, है ना। और ये नेक्स्ट किसी ने मतलब पूछा है, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अ मोस्ट ब्यूटीफुल। द मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब होता है दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर, उससे ज्यादा सुंदर है ही नहीं कुछ। और अ मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब होता है, मतलब उस समय पे वो सुंदर है और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, है ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो द मोस्ट का मतलब होता है अबव द ऑल, अमोस्ट का मतलब होता है सुंदर है, जहां पे मौजूद है वहां पे। प्लस अब आर्टिकल्स के एरर में पूछ सकते हैं, कहीं पे ए मोस्ट ब्यूटीफुल लगा हुआ है, कहीं पे दी मोस्ट ब्यूटीफुल, तो आप कहोगे नहीं, आर्टिकल इसमें मोस्ट ब्यूटीफुल में तो द आना चाहिए, तो लेकिन ए भी आ जाता है। तो आर्टिकल के एरर में इस तरह की चीजें पूछ सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना आप लोग। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।